आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। ईएमआरएस पीजीटी की जो भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए आज प्रस्तुत है शब्द शक्ति। हमारे सिलेबस के खंड ख में शब्द शक्तियाँ दी गई हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो खंड ग अब चूँकि समाप्त हो चुका है, पूरा का पूरा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खंड ग की पड़ी हुई है। जो भी लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, ज़रूर सभी वीडियोस को एक बार देख लीजिए। आप लोग समझ लीजिए कौन सा टॉपिक में कौन सी बात कही गई है, क्या चीज़ है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे तो आप लोग आराम से उसको कर पाइएगा। तो आज देखते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ये टफ टॉपिक है थोड़ा, शब्द शक्तियाँ। तो चलिए देखते हैं। और जो भी पहली बार चैनल पर आ रहा है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मन में प्रश्न हो या आपके जो भी विचार हों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको पठन पाठन सामग्री मिल जाएगी। और आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं प्रश्न पूछती रहती हूँ, आप उसके आंसर वहाँ दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द शक्ति। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द की जो एक शक्ति होती है, मतलब जो उस शब्द से जो अर्थ हम ग्रहण करते हैं, उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द बोला जाए और आपके मन में वो सामने वो चीज़ ना हो, फिर भी उस शब्द की जो शक्ति होती है, मतलब उस शब्द का जो अर्थ होता है, आपके मन में तुरंत आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसे और अच्छी तरह से। शब्द या शब्द समूह में जो अर्थ छिपा होता है, उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। मैंने कहा ना, जो शब्द की शक्ति होती है, यानी कि जो अर्थ उसके अंदर छिपा होता है, उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्द शक्ति का अर्थ है शब्द की ताकत, सामर्थ्य या क्षमता। शब्द शक्ति का क्या तात्पर्य है? शब्द की ताकत, सामर्थ्य या क्षमता। अर्थ को अभिव्यक्त करने की यही ताकत शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द की शक्ति अर्थात अभिव्यक्त करने की क्षमता। शब्द की शक्ति क्या होती है? अर्थात अभिव्यक्त करने की क्षमता। शब्द में उच्चारण के साथ वक्ता और श्रोता के मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालने की क्षमता को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, उसका अर्थ प्रयोग पर निर्भर करता है। शब्द का निश्चित अर्थ नहीं होता है, बल्कि श्रोता या पाठक द्वारा उसका अर्थ जो ग्रहण किया जाता है, उसके प्रयोग पर उसका अर्थ निर्भर करता है। एक ही शब्द अलग अलग वाक्य में या अलग अलग दशा में अर्थ उसके बदल जाते हैं। जैसे प्रवीण का अर्थ होता है जो वीणा बजाने में पारंगत हो। प्रवीण का क्या अर्थ है? जो वीणा बजाने में पारंगत हो। और कुशल का अर्थ है कुश को काट कर लाने वाला। कुशल अर्थात कुश को काट कर लाने वाला। परंतु अब इन दोनों शब्दों को हर विद्या में पारंगत व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब अब इसका अर्थ सीमित हो गया है। पहले प्रवीण का अर्थ था वीणा बजाने में पारंगत और कुशल का अर्थ था कुश को काट कर लाने वाला। परंतु इन दोनों का अर्थ सीमित कर दिया गया है। मतलब अब हर विद्या में पारंगत व्यक्ति के लिए कुशल या प्रवीण बोल दिया जाता है। असुर शब्द। जो लोग सुरापान नहीं करते, असुर का अर्थ होता है जो लोग सुरापान नहीं करते। परंतु कालांतर में असुर शब्द का जो लोग राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाने लगा। यानी जो भी बुरे कार्य कर रहा है, असामाजिक अनैतिक कार्य कर रहा है, वो सभी असुर शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। शब्द शक्ति का अर्थ व परिभाषा। शब्दार्थ संबंध शक्ति, अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दार्थ संबंध शक्ति अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार शब्द शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। हिंदी साहित्य के अनुसार क्या परिभाषा है शब्द शक्ति की? शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। ये हिंदी साहित्य कोश के अनुसार शब्द शक्ति की परिभाषा है। उदाहरण, मेरी बिटिया तो एकदम गाय है। देखिए इस उदाहरण से समझते हैं इसे। मेरी बिटिया तो एकदम गाय है। गाय का क्या अर्थ, क्या मतलब बिटिया जो है उसके 4 पैर हैं, पूंछ है? नहीं, यहाँ मेरी बिटिया कोई पशु नहीं जिसके 4 पैर व पूंछ हैं। मेरा ऐसा कहने का तात्पर्य है,
कोई तात्पर्य नहीं है। इस वाक्य में गाय शब्द का अर्थ है सीधी सादी बच्ची, अर्थात मेरी बिटिया बहुत सीधी सादी है। यहाँ गाय का अर्थ सीधा साधा निकाला गया। तो ये शक्ति है इस गाय शब्द, इस वाक्य में गाय शब्द की ये शक्ति है सीधी सादी। इसका अर्थ निकल कर आ रहा है सीधा साधा। वह व्यक्ति तो नीरा गधा है। ये वाक्य है, वह व्यक्ति तो नीरा गधा है। नीरा गधा क्या वो गधे के आकार का कोई गधा है जिसे हम व्यक्ति कह रहे हैं? नहीं, गधा का अर्थ होता है मूर्ख। उसका भाई तो एकदम उल्लू है। यहाँ उल्लू शब्द भी मूर्खता का पर्याय बन चुका है। तो यहाँ भी उल्लू शब्द का पर्याय इस वाक्य में, इस उल्लू शब्द की शक्ति है मूर्खता से संबंधित है। शब्द शक्ति के भेद। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में शब्द शक्ति के 3 भेदों का उल्लेख किया है। देखिए, ये ग्रंथ पूछे जा सकते हैं परीक्षा में कि काव्य प्रकाश किसकी रचना है, या आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है, या फिर आपको लगाने के लिए दिया जा सकता है, जैसे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो अब आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में शब्द शक्ति के 3 भेदों का उल्लेख किया है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। एक और शब्द शक्ति है तात्पर्य, पर चूंकि तात्पर्य को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है और आपके सिलेबस में भी केवल इन्हीं 3 शक्तियों को पढ़ने के लिए बोला गया है। तो चलिए हम देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति। अब आचार्य मम्मट ने काव्य शास्त्र में अभिधा की परिभाषा दी है। आचार्य मम्मट ने काव्य शास्त्र में अभिधा की परिभाषा दी है। तो आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश और यह काव्य शास्त्र जो है इसमें दी है, साक्षात संकेतितम मो अर्थम अभिधत्ते सहवाचक। क्या है? साक्षात संकेतितम मो अर्थम अभिधत्ते सवाचक, अर्थात जिसके साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति का क्या परिभाषा है? साक्षात संकेतितम मो अर्थम अभिधत्ते सवाचक, जिससे साक्षात संकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने क्या परिभाषा दी है? आचार्य विश्वनाथ ने अभिधा शब्द शक्ति को मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण मुख्य या अग्रिमा कहा है। अभिधा शब्द शक्ति को मुख्य या अग्रिमा कहा है आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य उद्भट ने अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा दी है, शब्दाभिधानम अभिधा व्यापारो मुख्या गुणवृत्तश्च। शब्दाभिधानम अभिधा व्यापारो मुख्या गुणवृत्तश्च, अर्थात शब्दों का प्रत्यक्ष बोध ही अभिधा का व्यापार है। अर्थात शब्दों का प्रत्यक्ष अर्थबोध ही अभिधा का व्यापार है। शब्द के उच्चारण के साथ साथ जिस अर्थ का बोध होता है उसे मुख्य अर्थ या वाच्य अर्थ कहते हैं तथा शब्द को वाचक कहते हैं। तो जिस शब्द के उच्चारण के साथ जिस अर्थ का बोध होता है उसे मुख्य अर्थ या वाच्य अर्थ कहा जाता है और उस शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। आचार्य अप्पय दीक्षित, इन्होंने कहा शक्त्या प्रतिपादकत्वम विधा, अर्थात वस्तु की साक्षात बोध कराने वाली शक्ति का नाम अभिधा है। वस्तु की साक्षात बोध कराने वाली शक्ति का नाम अभिधा है। मतलब सभी परिभाषाओं से निकल कर आ रहा है तो सीधा सीधा अर्थ निकलता है, उसे ही अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है बिंब ग्रहण या बिंबानुभूति या दृश्यानुभूति या दृश्य का ग्रहण अभिधा के द्वारा ही होती है। बिंब ग्रहण, बिंबानुभूति या दृश्यानुभूति या दृश्य का ग्रहण अभिधा के द्वारा ही होता है। अतः शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा लोक प्रचलित अथवा व्यावहारिक अर्थ प्रकट होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य शुक्ल की परिभाषा का क्या अर्थ है? शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा लोक में प्रचलित अथवा व्यवहारिक अर्थ प्रकट होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए,
घोड़े अस्तबल में बंधे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा वाक्य है, घोड़ा अस्तबल में बंधा हुआ है। गीता नृत्य कर रही है, इसका कोई और अर्थ नहीं निकल रहा है। गीता नृत्य कर रही है मतलब वो नाच रही है। समृद्धि पढ़ाई कर रही है, यानी कि समृद्धि नाम की कोई लड़की है जो पढ़ रही है। माता जी पूजा कर रही हैं, सीधा सीधा अर्थ होता है। तो ये अभिधा शब्द शक्ति हुई, मतलब इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकल रहा, सीधा सीधा जो बोला जा रहा है वही जो लिखा गया है, जो श्रोता जो बोला जा रहा है वक्ता द्वारा, श्रोता द्वारा वही अर्थ है, उसको ग्रहण किया जा रहा है। तो ये अभिधा शब्द शक्ति है। अब देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्यार्थ के बाधित होने पर शब्द के किसी अन्य अर्थ अर्थात लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। क्या है? मुख्यार्थ के बाधित होने पर। इस शब्द को ध्यान में देखिएगा, इस वाक्य को, मुख्यार्थ के बाधित होने पर, यानी कि मुख्यार्थ, जब मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है, मतलब सीधा सीधा वाक्य आप सुन रहे हैं, उसका सीधा जो अर्थ निकलता है वो सीधा सीधा अर्थ हम नहीं ग्रहण कर सकते, मतलब बाधा उत्पन्न हो जाती है, तब वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा व्यक्त अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है, और लक्ष्यार्थ को व्यक्त करने वाला शब्द लक्षक कहलाता है। लक्षणा शब्द शक्ति में 3 स्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है मुख्यार्थ का ज्ञान और उसमें बाधा होना। आपको मुख्य अर्थ पता होना चाहिए उस शब्द का, और उस अर्थ का बाधा आना चाहिए उस अर्थ को ग्रहण करने में। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध होना चाहिए, मतलब जो मुख्य अर्थ है और जो लक्ष्यार्थ रूप में आप कह रहे हैं उन दोनों के बीच में संबंध होना चाहिए, और लक्षणा द्वारा भिन्न अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। लक्षणा द्वारा जो भिन्न अर्थ निकल कर आ रहा है, दूसरा अर्थ निकल कर आ रहा है, उसका ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये हुई लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति सांकेतिक अर्थ या मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर प्रकट होता है, जैसे गंगायाम घोषा, जैसे इसका उदाहरण गंगायाम घोषा अर्थात गंगा पर घर है। इस शब्द का, इस वाक्य का अर्थ है गंगा पर घर है। तो क्या गंगा का जो पानी बह रहा है उसके ऊपर किसी ने घर बनवाया हुआ है? जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि गंगा के ऊपर कोई घर बनवा सके। गंगा के ऊपर घर होना असंभव है, अतः मुख्यार्थ में बाधा हो गई यहाँ पर। इसलिए प्रयोजन से इसका अर्थ निकलता है कि गंगा के किनारे घर है। अगर कहा गया गंगायाम घोषा, तो गंगा पर घर नहीं बल्कि गंगा के किनारे घर है किसी का। ये मुख्यार्थ में बाधा होने पर ये अर्थ निकल कर आता है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में कहा, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थ्यो लक्ष्यते यत स लक्षणारोपित क्रिया। अर्थात मुख्यार्थ में बाधा हो, लक्ष्यार्थ अन्य अर्थ उससे संबंधित होना, तथा रूढ़ि वसात व प्रयोजन वसात यह क्रिया व्यापार संपन्न हो, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य प्रकाश में कहा, मुख्यार्थ बाधेत युक्तो बाधेत युक्तो यथायोर्यम यथा ययायोर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजना द्वासो लक्षणा शक्तिरर्पिता। अर्थात मुख्यार्थ में बाधा आ जाए तो उससे अन्य अर्थ निकालें। इसका अर्थ हुआ मुख्यार्थ में बाधा आ जाए तो उससे अन्य अर्थ निकाले। उदाहरण सुरेश पाषाण है, इसका सांकेतिक अर्थ है प्रस्तर, पत्थर, परंतु इसका लक्ष्यार्थ है निष्ठुर है, अर्थात सुरेश निष्ठुर है। सुरेश पाषाण, पाषाण का अर्थ आप सभी को पता है होता है पत्थर होता है, तो क्या सुरेश नामक व्यक्ति जो है वो पत्थर का है? नहीं, इसका अर्थ हुआ कि वह निष्ठुर व्यक्ति है, अर्थात उसके अंदर कोई संवेदना, कोई भाव नहीं है। पाषाण का अर्थ हुआ। लाठियाँ चल रही हैं, दूसरा उदाहरण देखिए, लाठियाँ चल रही हैं। लाठियाँ क्या अपने आप से चलेंगी? उनके हाथ पैर हैं? नहीं ना। तो लाठी मनुष्य या प्राणी तो है नहीं, निर्जीव वस्तु है, अतः इस वाक्य मुख्यार्थ में बाधा है, अतः इसका लक्ष्यार्थ होगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मतलब लोग लाठियाँ लेके एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, तो लाठियाँ चल रही है अर्थात लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद देखिए, इसमें पहला भेद है इसका रूढ़ा लक्षणा, अर्थात रूढ़ी से संबंधित या परंपरा से संबंधित,
अर्थात क्या है, रूढ़ि से संबंधित या परंपरा से संबंधित। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो परंपरा से चलता आ रहा है और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। रूढ़ि शब्द क्या होता है, जो परंपरा से चली आ, रूढ़ि और परंपरा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, वहाँ भी आपने रूढ़ शब्द पढ़ा है। तो रूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़ि जो परंपरा से चला आ रहा है, संबंध वे शब्द होते हैं जो परंपरा से चलता आ रहा है और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, वे रूढ़ शब्द होते हैं। दूसरा देखिए, प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का अर्थ होता है कारण, उद्देश्य, हेतु, अर्थात मुख्यार्थ में बाधा होने पर जो अर्थ कारण से, उद्देश्य से या हेतु से निकले, वो प्रयोजनवती लक्षणा होती है। पहला हमने पढ़ा रूढ़ा लक्षणा, यानी परंपरा से जो बात चली आ रही हो और जिनके खंड न किए जा सकते हो सार्थक, वो रूढ़ी लक्षणा के उदाहरण होंगे। और प्रयोजनवती लक्षणा में क्या होगा, मुख्यार्थ में बाधा होने पर अर्थ कारण से, उद्देश्य से या हेतु से निकले, वो प्रयोजनवती लक्षणा होगी। प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद होते हैं, गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा और शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। बस इसका नाम जान लीजिए कि मतलब इसमें भी विभेद हैं। इससे ज़्यादा डीप तो नहीं पूछना चाहिए मेरे समझ से, मतलब ये क्या होता है गौड़ी और शुद्धा। अगर मैं इन सब के ऊपर वीडियो बनाने लगूंगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी। और वैसे मैंने आचार्य शुक्ल की पुस्तक जो रसमीमांसा आपके सिलेबस में, वो उसकी PDF मैंने डाल दी है, पूरी पुस्तक आप वहाँ पर इसको डिटेल रूप में पढ़ सकते हैं। गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद हैं, सरोपा गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा और साध्यवसाना गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद, गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा और शुद्धा प्रयोजनवती। अब गौड़ी के दो भेद हैं, सरोपा गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा और साध्यवसाना गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा। और दूसरा शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के 4 भेद हैं, उपादान शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा, लक्षण शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा, ये नाम आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सरोपा शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा और साध्यवसाना शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। तो ये शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के 4 भेद हैं। उपादान लक्षणा, जहाँ पर दो शब्दों के जरिए मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों को समेटते हुए बात कही जाए, यानी तत्वों को जहाँ सामूहिक रूप से ग्रहण किया जाए, वहाँ उपादान लक्षणा होती है। ठीक है, उपादान समझ में आया। लक्षण लक्षणा, जहाँ अर्थ को लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जाए, वहाँ लक्षण लक्षणा होती है। रूढ़ा लक्षणा, शब्द की जिस शक्ति से मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ी अर्थात परंपरा अथवा लोकोक्ति या मुहावरों से प्राप्त अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, उसकी आँख का तो पानी ही मर गया, या मोती ने तो नाक ही कटवा दी। पानी मर गया, यह लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए। तो रूढ़ा में तो देखिए, ये पानी मर जाना और नाक कटवा देना, ये आपके लोकोक्ति और मुहावरों के अंतर्गत आते हैं। पानी मर जाना का अर्थ हुआ मतलब उसकी शर्म खत्म हो जाना, और नाक कटवा देना यानी कि आपके सम्मान का ह्रास होना। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में पानी मर जाना तथा नाक कटवा देना में क्रम से इज्जत खत्म हो जाना या समाप्त करवाना अर्थ निहित है। यह दोनों ही उदाहरण लोकोक्ति और मुहावरों पर आधारित है, इसलिए इनमें रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। अन्य उदाहरण देख लीजिए, राम अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार हैं। तो श्रवण कुमार यहाँ व्यक्ति विशेष न होकर श्रवण कुमार का अर्थ क्या हो गया, रूढ़ी से क्या प्रचलित हो चुका है, श्रवण कुमार यानी अपने माता पिता की बहुत सेवा करने वाला, अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करने वाला बेटा, बच्चा। तो यहाँ पर श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी पुत्र का उदाहरण बन चुके हैं। गांधी जी अपने युग के हरिश्चंद्र थे। यहाँ हरिश्चंद्र शब्द भी देखिए, हरिश्चंद्र भी क्या हो चुके हैं, रूढ़ हो चुका है सत्यवादी होने के संबंध में, परिप्रेक्ष्य में। यानी कि गांधी जी ने अपने युग में सत्य का बोलने का उन्होंने शपथ ली थी। सत्य के प्रयोग नामक उन्होंने पुस्तक भी लिखी है। तो मतलब अपने युग के हरिश्चंद्र यानी सत्यवादी थे। भारतीय राजनीति में बहुत से जयचंद हैं जो घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत को
सत्य सिद्ध करते हैं। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया दोनों ही उदाहरण इसमें आ गए हैं, लोकोक्ति और उदाहरण वाला भी और परंपरा वाला भी। भारतीय राजनीति में बहुत से जयचंद है। जयचंद यहाँ पर उदाहरण हो चुका है विश्वासघात का, और जो घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत को सिद्ध करता है, यानी कि अपने घर की बात दूसरों को बताना। तो ये उदाहरण हो गए उसके। और प्रयोजनवती लक्षणा, शब्द के जिस शक्ति से वक्ता के विशेष प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ बाधित हो और लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। शब्द के जिस शक्ति से वक्ता के विशेष प्रयोजन का मतलब कोई विशेष प्रयोजन के लिए कब बात कही जा रही है कि आधार पर मुख्यार्थ बाधित हो जाता है और लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होता है। जैसे देखिए, वह पुरुष तो हड्डियों का ढांचा है। हड्डियों का ढांचा, क्या हड्डी का ढांचा कोई है जो पुरुष है? नहीं, उसका अर्थ वो हड्डियों का ढांचा नहीं, अत्यंत दुबला पतला है कि उसकी पसलियां पसलियां दिख रही हैं। वाह, क्या ताजमहल बनाया है तुमने तो घर को, यानी कि किसी ने अपना घर बनाया, घर का निर्माण किया है, पर वो इतनी खूबसूरत हो गई है, कितना सुंदर बना है, इतने ज़्यादा उसमें संगमरमर का उपयोग किया गया है कि दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ताजमहल बनाया है। मतलब ताजमहल के समान उससे समानता स्थापित की जा रही है, ताजमहल की तरह वो सुंदर है। तो ये प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण हुआ। स्पष्टीकरण देखिए, इस उदाहरण में हड्डियों का ढांचा से तात्पर्य अत्यंत दुबला पतला व्यक्ति तथा ताजमहल से तात्पर्य ताजमहल के समान या समानता रखने वाला भवन जिसमें संगमरमर का उपयोग किया गया हो। अतः इन दोनों उदाहरणों में प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति निहित है। उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा क्या है? उपादान लक्षणा के अंतर्गत जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ भी शामिल होता है तब उसे उपादान लक्षणा कहते हैं। मतलब जब शब्द में, वाक्य में लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों शामिल होता है तब उपादान लक्षणा होता है। अर्थात इसमें अभिधा के द्वारा जो अर्थ निकले उसे भी ग्रहण किया जाता है तथा जो अर्थ लक्षणा के द्वारा निकले उसे भी ग्रहण किया जाए। इन दोनों को मिलाकर जो अर्थ निकले उसे उपादान लक्षणा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जब अलग घर बसाओगे तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। जब अलग घर बसाओगे तब आटे दाल का भाव पता चलेगा, यानी कि इसमें अभिधा का है आटा दाल। आटा दाल का तो भाव यहाँ पर लिया ही जा रहा, लेकिन आटे दाल के साथ साथ यहाँ पर घर गृहस्थी में सम्मिलित होने वाली, शामिल होने वाली सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। यानी अभिधार्थ भी लिया जा रहा है और लक्ष्यार्थ भी लिया जा रहा है। इस उदाहरण में नगर में भाले प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, नगर में भाले प्रवेश कर रहे हैं। भाले, इनके पैर तो है नहीं, भाले प्रवेश कर रहे हैं। भाले कैसे प्रवेश कर रहे हैं? यानी कुछ व्यक्ति उनको पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भालों को पकड़कर व्यक्ति आ रहे हैं, अर्थात भालों का अर्थ भी लिया जा रहा है और उनके साथ व्यक्तियों का भी अर्थ यहाँ पर सम्मिलित है। स्पष्टीकरण देखिए, आटे दाल शब्द में घर गृहस्थी की सभी वस्तुएं तथा आटे दाल का अर्थ भी शामिल है। अतः यहाँ अभिधार्थ के साथ साथ लक्ष्यार्थ भी शामिल है। भाले प्रवेश कर रहे हैं, इस उदाहरण में भाले स्वयं चलकर नहीं आ सकते। इसका प्रयोजन से अर्थ निकलेगा युद्ध से सैनिक भालों को लेकर नगर में आ रहे हैं। इस उदाहरण में भी भालों के साथ व्यक्तियों के आने का अर्थ भी निहित है। अतः यहाँ भी उपादान लक्षणा है। लक्षणा, जब लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ शामिल नहीं होता, जब लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ शामिल नहीं होता तथा लक्षण के आधार पर व्यक्त अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे वह तो निरा उल्लू है। यहाँ उल्लू लक्षण किसका है? उल्लू में मूर्ख का। और तुम्हारा हृदय तो पत्थर का है, फिर वही बात आ गई कि पत्थर अर्थात निष्ठुर। यहाँ उल्लू शब्द से पक्षी नहीं अपितु लक्षण के आधार पर मूर्ख होने का अर्थ अभिव्यक्त होता है तथा पत्थर के लक्षण कठोरता के आधार पर कठोर एवं संवेदनहीन हृदय होने का अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है। अतः इन दोनों वाक्यों में लक्षणा है। व्यंजना शब्द शक्ति, देखिए सबसे ज़्यादा समझने वाला व्यंजना शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के जिस शक्ति से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों बाधित होने पर किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे आप लोगों ने समास में पढ़ा होगा, बहुव्रीहि समास।
समझ लीजिए व्यंजना शब्द शक्ति। अन्य अर्थ वहाँ निकलता है तब बहुव्रीहि समास होता है। वैसे ही जिस जिस शब्द शक्ति में वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों ही बाधित हो, दोनों ही अर्थ ना निकले, दोनों से ही किसी अन्य अर्थ को ग्रहण करना पड़े, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति केवल अर्थ का संकेत देती है, शेष अर्थ श्रोता अथवा पाठक की कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। जो पाठक या श्रोता होता है वो अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा उसका अर्थ निकालता है, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका अर्थ करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही वाक्य का अलग अलग मनुष्यों द्वारा अपनी कल्पना द्वारा अलग अलग अर्थ निकाला जाता है, अर्थात एक ही पंक्ति किंतु संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ। उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण है 5 बज गए हैं। विभिन्न संदर्भों में इसका अर्थ हो सकता है। एक गृहिणी के लिए चाय बनाने का समय हो गया, यदि 5 बज गए किसी ने कहा, या घड़ी देखा उसने 5 बज गए यानी कि चाय बनाने का टाइम हो गया। 5 बज गए यानी दफ्तर बंद होने का समय हो गया। कोई व्यक्ति कहीं कार्य करता है किसी कार्यालय में, तो 5 बजे उसके दफ्तर के बंद होने का टाइम हो गया। 5 बज गए अर्थात खेलने का समय समाप्त हो गया। बच्चों द्वारा खेल खेला जा रहा है, तो 5 बजते ही उनका टाइम खत्म हो गया, अब घर आने का टाइम हो गया है। 5 बज गए पार्क में टहलने का समय हो गया, अर्थात जो लोग पार्क में टहलने वगैरह जाते हैं तो हो सकता है 5 बजे जाते हो तो उनका टाइम हो गया 5 बजने का अर्थ। पालतू जानवरों को घुमाने टहलाने का समय हो गया। तो देखिए यहाँ 5 बज गए एक ही शब्द है, लेकिन विभिन्न विभिन्न परिप्रेक्ष्य में उसके अर्थ अलग अलग लोगों ने लगाए या लगाए जाते हैं। तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति कार्य कर रही है। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। व्यंजना शब्द शक्ति के भी 2 भेद हो हैं, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति और आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति के 2 अर्थ हैं, अभिधा मूलक व्यंजना और लक्षणामूलक व्यंजना। और आर्थी में देखिए, आर्थी व्यंजना में वक्ता बोधव्य जिसके प्रति बात कही जाए, वाक्य अन्य का अभिसंनिधान, वाच्य अर्थात अर्थ, प्रस्ताव अर्थात प्रकरण, देश काल, काकु चेष्टा इत्यादि के द्वारा व्यंजित अर्थ का बोध होता है। आप लोगों ने काकु वक्रोक्ति, अश्लेष वक्रोक्ति पढ़ी होगी ना, तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार भी कार्य करता है, श्लेष वक्रोक्ति और वक्रोक्ति और श्लेष अलंकार व्यंजना शब्द शक्ति में सम्मिलित होता है। शब्द विशेष का प्रयोग होता है शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति में। शब्द विशेष का प्रयोग होता है, प्रयोग के कारण व्यंग्यार्थ की बोधक शक्ति होती है। इसमें अधिकतर जहाँ पर श्लेष अलंकार होता है वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है, और इसमें अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग भी होता है। और आर्थी में शब्द के अर्थ पर निर्भर करता होता है, और आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है वो शब्द के अर्थ पर निर्भर करती है, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। शब्द जहाँ शब्द बदलने पर भी व्यंग्यार्थ व्यक्त हो वहाँ आर्थी व्यंजना शक्ति होती है, जबकि यहाँ पर अधिकतर श्लेष अलंकार होता है और वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। परंतु यहाँ पर अगर शब्द बदल दिया जाए, उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो उसका अर्थ समाप्त हो जाएगा, परंतु यहाँ पर आर्थी व्यंजना में उसको पर्यायवाची रखने पर उसकी व्यंजना खत्म नहीं होती, मतलब उसका अर्थ बना रहता है। इसमें अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है शाब्दी व्यंजना में, और आर्थी व्यंजना में एकार्थक शब्दों का प्रयोग आर्थी व्यंजना में होता है। चलिए देखते हैं शाब्दी व्यंजना का उदाहरण। देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष शून। तो यहाँ पर पानी शब्द में यहाँ पर है व्यंजना। देखिए पानी शब्द जो है मोती के संदर्भ में अलग, मनुष्य के संदर्भ में अलग और चूने के संबंध में अलग अर्थ रखता है। आप लोगों को इसका अर्थ पता है। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो यहाँ पर पानी के अर्थ बदल जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर शाब्दी व्यंजना है। प्रस्तुत उदाहरण में पानी पर व्यंग्यार्थ निर्भर है तथा पानी शब्द के स्थान पर जल शब्द का प्रयोग करने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, अतः यहाँ शाब्दी व्यंजना है। दूसरा देखिए आर्थी व्यंजना का उदाहरण, री अभाव की चंचल बालिके, री ललाट की खल रेखा। ये कामायनी के चिंता सर्ग से है। यहाँ प्रसाद जी चिंता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे चिंता की चपल अर्थात चंचल बालिका,
अर्थात जहाँ चिंता होती है वहाँ चित्त स्थिर नहीं होता तथा चिंताओं के कारण चित्त में चंचलता व्याप्त होती है, क्योंकि उसे उन चिंताओं से मुक्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। दूसरी पंक्ति में खल रेखा से तात्पर्य, खल का अर्थ होता है दुष्ट अर्थात बुरा भाग्य, अर्थात ललाट की खल रेखा मस्तक पर दुर्भाग्य के संकेतक रेखा का भाव निहित है इसमें। अतः इन पंक्तियों में आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति निहित है। यहाँ पर आप अभाव के जगह कमी भी रख सकते हैं, खल के जगह दुष्ट भी रख सकते हैं, पर आर्थी व्यंजना का यहाँ पर अर्थ नहीं बदलेगा, इसलिए यहाँ पर आर्थी व्यंजना है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए जो बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बिंदु। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। ये कवि देव की पंक्तियां हैं और ये पंक्ति देकर भी पूछा जा सकता है परीक्षा में किसकी पंक्तियां हैं। देखिए, अभिधा शब्द शक्ति में वाक्य का सीधा साधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे उत्तम काव्य कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि अभिधा शब्द शक्ति में वाक्य का सीधा साधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे उत्तम काव्य कहा गया। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ द्वारा वाक्य की संपुष्टि की जाती है, जैसे कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। लक्षणा शब्द शक्ति मुख्यार्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ द्वारा वाक्य की संपुष्टि की जाती है। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो भारत के शेक्सपियर तो एक व्यक्ति है जो अंग्रेज कवि हैं, इंग्लिश लिटरेचर में कवि हैं। और शेक्सपियर क्यों कहा गया, कालिदास को शेक्सपियर की उपमा क्यों दी जा रही है? क्योंकि भारत में कालिदास का वही स्थान है जो इंग्लैंड में या ब्रिटिश लिटरेचर में शेक्सपियर का स्थान है। तो ये हो गया लक्षणा, कालिदास में शेक्सपियर के लक्षण बताए गए हैं यहाँ पर। व्यंजना शब्द शक्ति में अर्थ व्यंग्यार्थ से व्यंजित होता है तथा श्लेष अलंकार इसमें सम्मिलित होता है, जैसे श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, काकु वक्रोक्ति अलंकार। इसका उदाहरण देखिए, को तुम हो घनश्याम। यहाँ राधा और कृष्ण का ये प्रसंग है और आप लोगों ने श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में से पढ़ा भी होगा। को तुम हो घनश्याम तो कित जाई बरसो। यहाँ पर कृष्ण आके राधा का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो राधा अंदर से पूछती है, को तुम, कौन हो तुम? तो कृष्ण जवाब देते हैं, हाँ घनश्याम, हम घनश्याम हैं। तो घनश्याम का यहाँ अर्थ, घनश्याम उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण हूँ, पर उन्होंने अर्थ उसका ग्रहण किया कि काले बादल हूँ, मेघ भरे बादल। तो कित जाई बरसो कहते हैं, अगर घनश्याम हो तो जाओ कहीं बरसो। तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। उम्मीद आप लोगों को जरूर समझ में आ गई होगी अभिधा व्यंजना और अभिधा लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं। कोई प्रश्न हो मन में तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। पहली बार जो लोग आ रहे हैं चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं काव्य दोषों के ऊपर वीडियो बनाऊंगी।